नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 21वीं सदी के सबसे बड़े और भयावह भू-राजनीतिक संघर्ष रूस-यूक्रेन युद्ध पर एक गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ यह युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, आज भी जारी है। इसने केवल नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी गहराई से प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम इस जटिल संघर्ष की जड़ों तक जाएंगे। हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझेंगे, युद्ध के प्रमुख चरणों और महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और इसके भू-राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, पर प्रकाश डालेंगे और अंत में युद्ध के भविष्य और संभावित परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे। यह एक लंबी और विस्तृत चर्चा होगी, तो तैयार हो जाइए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में जाने के लिए। रूस और यूक्रेन का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है और यह एक जटिल संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच गहरी सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक समानताएं हैं, लेकिन साथ ही तनाव और संघर्ष का भी एक लंबा इतिहास है। 9वीं शताब्दी में कीवियन रस की स्थापना को अक्सर रूस, यूक्रेन और बेलारूस के पूर्वी स्लाव राज्यों का उद्गम स्थल माना जाता है। कीव, जो आज यूक्रेन की राजधानी है, उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ सदियों से यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा और बाद में सोवियत संघ का एक घटक गणराज्य बना। इस दौरान यूक्रेन ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और भाषा को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष किया, अपना झुकाव बढ़ाना शुरू किया, जिसमें यूरोपीय संघ और नाटो जैसे पश्चिमी संगठनों में शामिल होने की इच्छा शामिल थी। नाटो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए बनाया गया एक सैन्य गठबंधन सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप में तेजी से विस्तारित हुआ। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य जैसे कई पूर्व सोवियत ब्लॉक देशों ने नाटो में प्रवेश किया। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा माना, विशेष रूप से नाटो के विस्तार को अपनी सीमाओं के करीब आने के रूप में देखा। रूस ने लगातार चेतावनी दी कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उसकी रेड लाइन को पार करना होगा। नारंगी क्रांति और यूरो मैदान क्रांति 2004 में यूक्रेन में नारंगी क्रांति हुई, जिसने पश्चिमी समर्थक नेतृत्व को सत्ता में लाया। यह रूस के लिए एक और चिंता का विषय था। फिर 2014 में यूरो मैदान क्रांति हुई। क्रम यूक्रेन के पश्चिमीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम था और इसने रूस को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां रूस का काला सागर बेड़ा स्थित है और इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जातीय रूसी है। उसी समय पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। रूस ने अलगाववादियों को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे डोनबास में संघर्ष को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मिन्स्क समझौते हुए। इन समझौतों का उद्देश्य युद्ध विराम स्थापित करना, भारी हथियारों को वापस लेना और डोनाबास के लिए एक विशेष दर्जा प्रदान करना था। लगाते रहे। ये समझौते केवल संघर्ष को कम करने में सफल रहे, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सके, जिससे भविष्य के बड़े टकराव की नींव तैयार होती रही। फरवरी 2022 की सुबह दुनिया ने एक नया और गहरा मोड़ देखा। 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसका उद्देश्य यूक्रेन को विसैन्यीकरण और नाजायज। पश्चिमी देशों ने इसे यूक्रेन की संप्रभुता पर एक अकारण और अवैध आक्रमण बताया। रूसी सेना ने कई मोर्चों से यूक्रेन पर हमला किया। उत्तर से वे कीव की ओर बढ़े, राजधानी पर तेजी से कब्जा करने की उम्मीद में। अन्य दिशाओं से खार्किव, मारियुपोल और खेरसोन जैसे प्रमुख शहरों पर भी हमले हुए और कड़ा प्रतिरोध दिखाया। यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी देशों से प्राप्त हथियारों और उपकरणों की मदद से रूसी आक्रमण को धीमा कर दिया। जवेलिन एंटी टैंक मिसाइलें और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे हथियार यूक्रेनी प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए कि अदम्य साहस ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। कीव को घेरने का रूसी प्रयास विफल रहा। भारी नुकसान और कड़े प्रतिरोध का सामना करने के बाद रूसी सेना कीव क्षेत्र से पीछे हट गई। इसने यूक्रेन को एक बड़ी नैतिक जीत दिलाई और दिखाया कि रूसी सैन्य शक्ति उतनी मजबूत नहीं है जितनी। मारियुपोल पर रूसी सेना ने भीषण घेराबंदी की। यह शहर हफ्तों तक चला, जिसके दौरान नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ और हजारों नागरिक मारे गए। अजोवस्टल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों और मई 2022 में शहर रूसी नियंत्रण में आ गया।
खार्किव और खेरसॉन में यूक्रेनी जवाबी हमले 2022 के उत्तरार्ध में यूक्रेनी सेना ने खार्किव ओब्लास्ट में एक आश्चर्यजनक और सफल जवाबी हमला किया, जिसमें उन्होंने हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। क्षेत्र में भी यूक्रेनी सेना ने प्रगति की और नवंबर 2022 में खेरसॉन शहर को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया। ये जीतें यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण थीं और उन्होंने पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन को और मजबूत किया। इन यूक्रेनी सफलताओं के जवाब में रूस ने आंशिक लामबंदी की घोषणा की, जिसमें लाखों जलाशयों को सैन्य सेवा के लिए बुलाया गया। रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए, जिससे पूरे नागरिकों को सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूर्वी शहर बखमुत एक लंबी और खूनी लड़ाई का केंद्र बन गया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंततः रूस ने मई 2023 में शहर पर कब्जा कर लिया। यह रूस के लिए एक प्रतीकात्मक जीत थी, लेकिन इसकी लागत बहुत अधिक थी। खेरसॉन ओब्लास्ट में कखोवका बांध को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई, पर्यावरणीय आपदा हुई और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इस विनाश का आरोप लगाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे एक युद्ध अपराध माना। 2023 की गर्मियों में यूक्रेन ने एक और बड़ा जवाबी हमला शुरू किया, जिसका उद्देश्य दक्षिणी मोर्चे पर प्रगति करना और रूसी भूमि गलियारे को क्रीमिया तक काटना था। हालांकि रूसी रक्षा पंक्तियों की मजबूती और इकाइयों की लड़ाई और दोनों पक्षों द्वारा ड्रोन हमलों पर केंद्रित रहा, जबकि फ्रंट लाइन में बड़े बदलाव कम हुए। 2024 की शुरुआत से रूसी सेना ने पूर्वी मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत की है, विशेषकर डोनेत्स्क क्षेत्र में। फरवरी 2024 में रूस ने अवदीवका पर कब्जा कर लिया, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। विशेष रूप से एफपीवी ड्रोन का उपयोग करके रूसी सैन्य ठिकानों, रसद केंद्रों और यहां तक कि रूसी क्षेत्र के अंदर गहरे स्थित ठिकानों को निशाना बना रही है। जून 2025 की शुरुआत में यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर बनी हुई है। रूस ने कहा है कि वह युद्ध को केवल यूक्रेनी आत्मसमर्पण पर ही खत्म करने को तैयार है, जिसमें यूक्रेन के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे हटना और नाटो में शामिल होने के लक्ष्य को छोड़ना शामिल है। वहीं यूक्रेन एक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम चाहता है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की मांग करता है। ब्रिटेन ने 2026 के अप्रैल तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का वादा किया है, जो युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यूक्रेन के अंदर सुमी और खार्किव ओब्लास्ट्स में हाल ही में रूसी हमले हुए हैं, जिसमें नागरिक हताहत हुए हैं। कर्च ब्रिज पर भी यूक्रेन द्वारा हमला किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण रूसी आपूर्ति मार्ग प्रभावित हुआ है। इंटरनेशनल रिस्पांस एंड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में रूसी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर करना, रूसी केंद्रीय बैंक की संपत्ति को फ्रीज करना और रूसी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता को बाधित करना था। हालांकि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने और चीन, भारत जैसे अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए, जिससे इन प्रतिबंधों का पूर्ण प्रभाव सीमित रहा है। 2025 में भी रूस की अर्थव्यवस्था ने कुछ हद तक स्थिरता दिखाई है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों का दीर्घकालिक प्रभाव बना हुआ नाटो को एक नई जान दी है। गठबंधन के सदस्य एकजुट हुए और यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान की। स्वीडन और फिनलैंड, जो दशकों से तटस्थ रहे थे, ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया और अब फिनलैंड नाटो का सदस्य बन चुका है, जबकि स्वीडन की सदस्यता प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह रूस के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक झटका है, क्योंकि नाटो की सीमाएं उसके करीब आ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के आक्रमण की निंदा करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूस के वीटो पावर के कारण कोई ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रूसी अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को अवैध रूप से निकालने का आरोप भी शामिल है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है और यूक्रेन एक प्रमुख अनाज निर्यातक है। युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया, जिससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। इसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव डाला।
खासकर गरीब देशों में, क्योंकि अनाज की आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि 2025 तक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और बढ़ी हुई कृषि उत्पादन के माध्यम से इन प्रभावों को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है। चीन ने रूस को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने से परहेज किया है, लेकिन उसने रूस के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। भारत ने युद्ध के संबंध में एक तटस्थ रुख अपनाया है। हालांकि उसने मानवीय सहायता प्रदान की है और संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया है। भारत रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है, जिससे उसके ऊर्जा हितों को लाभ मिल रहे हैं, खासकर खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से। युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को चुनौती दी है, विशेषकर किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को लेकर। दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसमें नागरिकों को निशाना बनाना, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और मानवाधिकारों का उल्लंघन करना शामिल है। इन आरोपों की जांच जारी है और भविष्य में जवाबदेही की मांग की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे दुखद और भयावह कीमत मानवीय पीड़ा है। इस संघर्ष ने लाखों लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से लाखों यूक्रेनी नागरिकों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार फरवरी 2025 तक लगभग 6 करोड़ 19 लाख यूक्रेनी नागरिक अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी बन गए हैं, जबकि 3 करोड़ 57 लाख से अधिक लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। इन विस्थापित लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता की हजारों नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार फरवरी 2022 से नवंबर 2024 तक 12,162 यूक्रेनी नागरिक मारे गए और अधिक होने की संभावना है। मारिउपोल, बखमुत, खार्किव और अन्य शहरों में व्यापक विनाश हुआ है। आवासीय भवन, अस्पताल, स्कूल और सांस्कृतिक स्थल नष्ट हो गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन हमलों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, खासकर बच्चों और युवाओं पर। सदमा, चिंता, अवसाद और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर व्यापक हैं। लाखों लोगों को दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होगी। युद्ध ने यूक्रेन के सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ दिया है, परिवारों को अलग कर दिया है और समुदायों को विस्थापित कर दिया है। यूक्रेन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा है। ऐतिहासिक इमारतें, संग्रहालय, चर्च और अन्य सांस्कृतिक स्थल नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह केवल भौतिक क्षति नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की खबरें मिली हैं, जिनमें यातना, जबरन गायब करना, मनमानी गिरफ्तारी और नागरिकों का स्थानांतरण शामिल है। रूसी अधिकारियों द्वारा यूक्रेनी भाषा और शिक्षा पर रूस ले जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया है। वर्तमान में शांति वार्ता के लिए बहुत कम उम्मीद है। रूस ने यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों को अपने में मिला लिया है और उन पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहता। इसके विपरीत यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी बहाली चाहता है, जिसमें 2014 से रूस द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों की वापसी शामिल है। दोनों पक्षों के बीच की ये मूलभूत असहमति शांति वार्ता को बेहद जटिल बनाती है। पश्चिमी देशों की सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। जून 2025 में शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तों पर अड़े रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन को बड़े पैमाने पर बहाली की आवश्यकता होगी। बुनियादी ढांचे, शहरों और अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण एक विशाल कार्य होगा, जिसके लिए अरबों डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होगी। का वादा कर चुके हैं, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी। युद्ध का रूस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, हालांकि उसने लचीलापन दिखाया है। युद्ध ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है, लेकिन उसने चीन और भारत से किया है। पुतिन के शासन का भविष्य युद्ध के परिणाम पर निर्भर करेगा। यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो रूस के भीतर सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ सकते हैं। यह युद्ध वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल रहा है। इसने नाटो को मजबूत किया है और यूरोप में रक्षा खर्च में वृद्धि की है।
इसने देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर को गति दी है, जहां चीन और भारत जैसे देश अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सबसे संभावित परिदृश्य प्रतीत होता है, जहां युद्ध कई और वर्षों तक धीमी गति से चलता रहेगा, जिसमें फ्रंट लाइन पर छोटे बदलाव होंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे को थकाते रहेंगे। यदि दोनों पक्ष कुछ रियायतें देने को तैयार होते हैं, तो एक शांति समझौता संभव हो सकता है, लेकिन यह शायद ही किसी भी पक्ष के लिए पूरी तरह से संतोषजनक होगा। यदि कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम होता है या किसी पक्ष को निर्णायक लाभ मिलता है, तो युद्ध और अधिक तीव्र हो सकता है। हालांकि संभावना कम है, लेकिन संघर्ष के पड़ोसी देशों में फैलने का जोखिम हमेशा बना रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध 21वीं सदी की एक दुखद गाथा है, जिसने हमें दिखाया है कि संघर्ष और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हमने देखा कि कैसे ऐतिहासिक जड़ें आज के संघर्ष में निहित हैं, कैसे एक राष्ट्र का प्रतिरोध दुनिया को चौंका सकता है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता एक आक्रामक के खिलाफ खड़ी हो सकती है। हमने युद्ध की भयावह मान निश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे जो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किए जाएंगे। नीति का महत्व कितना अधिक है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस गंभीर विषय पर आपके क्या विचार हैं? कृपया नीचे कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और गहन विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।